MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश में हंगामा, बहस, बवाल और ढेरों सवाल हुए। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा देकर पूरे देश को चौंका दिया। बीती रात जो तस्वीरें आई उसने हिला दिया। आज जब संसद शुरू हुआ तो लोकसभा में हंगामे की तस्वीरें सामने आई। आज लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई, फिर हंगामा हो रहा था। प्लीज बी सीटेड। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे पर हंगामा हो रहा था। धनखड़ साहब के इस्तीफे का क्या बिहार चुनाव से भी ताल्लुक है? गांव का हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से का ध्यान रूरबन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य चुनाव से पहले जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। आज देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही थी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ। कुछ विरोधी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बिहार विधानसभा की तस्वीर देखिए। बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ, धक्का मुक्की, कुर्सियां चल गई, टेबल चल गई। टेबल हाथ में विधायकों के, मार्शल ने किसी तरह विधायकों से टेबल ली है। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की टाइमिंग बिहार चुनाव से मैच करती है? यह उनका इस्तीफा है। कल जो उपराष्ट्रपति साहब ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। अगली तस्वीर देखिए। यह है भारत का राजपत्र जिसमें उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को स्वीकार किया गया है। अब सवाल यह है, जैसे ही इस्तीफा दिया उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब विरोधी सवाल उठाने लगे कि आखिर कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। विरोधी योगी आदित्यनाथ का भी नाम ले रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम ले रहे हैं, नीतीश कुमार का भी और मनोज सिन्हा का। जरा देखिए, सियासतदानों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और उस पर क्या क्या अटकलें लग रही हैं। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention.
11 दिन पहले एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने रिटायरमेंट पर बात की थी। वो सही समय पर अगस्त 2027 में रिटायर होने की बात कर रहे थे। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. अब सवाल उठ रहा है कि 11 दिन में ऐसा क्या हुआ कि अचानक धनखड़ ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, तो विपक्ष इस मौके पर बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा। विपक्ष ने सियासी शिगुफे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर अटकलें चल रही हैं। इसमें योगी से लेकर नीतीश तक का नाम लिया जा रहा है। सारे नाम वो हैं जो बिहार को प्रभावित करते हैं, उसमें नीतीश कुमार जी का नाम आना बहुत चौंकाता है और बहुत संकेत भी करता है। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं विरोधी। इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और क्या शिगुफे छोड़े जाने लगे। सबसे पहले देखिए, जयराम रमेश ने इस्तीफे को अप्रत्याशित बताया है कि उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा होगा। वो कह रहे हैं शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति के साथ थे। वो शाम 7:30 पर फोन पर बातचीत हुई। यह इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह इस्तीफा उनकी नीयत पर सवाल है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। ममता बनर्जी बंगाल के गवर्नर रहते धनखड़ की ममता से तनातनी थी, लेकिन धनखड़ के इस्तीफे पर ममता ने भी बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफे को मानने से इनकार कर दिया। मनोज झा, उन्होंने कहा गैर पारदर्शिता इनकी पहचान बन गई है। कोई निर्णय क्यों होता है, कोई बीच कार्यकाल में अपना इस्तीफा देता है, यह पूरी सरकार पर प्रश्न है। संजय राउत कह रहे हैं धनखड़ का इस्तीफा सामान्य घटना नहीं है। जहां तक मैं उनको जानता हूं वह ऐसे मैदान छोड़ने वाले आदमी नहीं है, वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं। उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। कल मैंने उनको देखा है। सितंबर में बहुत कुछ होगा, देखते जाइए। दानिश अली देखिए क्या कह रहे हैं, अलग ही बात कह रहे हैं। 75 साल पूरे होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा आरएसएस की तरफ से मोदी जी को एक बार फिर साफ इशारा है। सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद क्या योगी जी को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है, दानिश अली कह रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं वो पूरे दिन संसद भवन में थे, सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उपराष्ट्रपति रेणुका चौधरी कह रही उपराष्ट्रपति को ऐसा कौन सा बड़ा स्वास्थ्य का मुद्दा है, तबीयत खराब होती तो एम्स में भर्ती होते। वो लंबे चौड़े जाट हैं, हट्टे कट्टे हैं, सब ठीक ठाक है। यह सरकारी बीमारी है, यह अजीब वायरस बीजेपी में घूमता रहता है, देखते रहिए यह बीमारी अब और फैलेगी। पप्पू यादव कह रहे हैं यह इस्तीफा आसानी से तो नहीं हुआ है, इसके पीछे खेल बहुत ही गहरा बड़ा गेम है। सुनिए जरा, सियासतदानों को हर कोई अपने हिसाब से अपने अपने कैलकुलेशन और गणित से बयान दे रहा है। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ये वजह नहीं हो सकती, कोई ना कोई और वजह है जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। इस्तीफा दिया कि प्रेशर में सब कुछ ले लिया गया, संवैधानिक मूल्यों को तार-तार कर दिया गया। अब मिनिस्टर गाइड कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों को ख़त्म किया गया है, संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। उपराष्ट्रपति जी ने जो बात रखी वही स्वतः अपने आप में विपक्ष का काम है कि वो उनका धर्म निभा रहे हैं। उनको जैसा लगता है, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। कि सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने अपना कोई बयान नहीं रखा। केंद्र सरकार को देश को स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है। उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने लिखा है बाकायदा, डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट, सो ही इज रेस्टिंग। उनको रेस्ट, शरीर हर आदमी का होता है, उसको पता चल जाता है कि कोई रिपोर्ट आई होगी, कुछ डॉक्टर से बात हुई होगी। उनकी पर्सनल लाइफ है भाई, एक इंसान का पारिवारिक पर्सनल लाइफ भी होती है, उनको पूरा अधिकार है उस पर डिसीजन लेने। और देखिए इस बीच क्या हुआ, इस बीच यह हुआ कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे।
जब तक नए उपराष्ट्रपति सभापति नहीं आते तब तक कार्यभार उपसभापति संभालते हैं। अगली तस्वीर देखिए कि अब सवाल यह है कि अब उपराष्ट्रपति बनेगा कौन। कई तस्वीरें सामने हैं। नीतीश कुमार जी का नाम लिया जा रहा है, हरिवंश जी का नाम भी आ रहा है और मनोज सिन्हा जी का भी नाम आ रहा है। तो किसकी कितनी संभावना है? क्या वाकई नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले या बाद में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? और ये क्यों अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल धनखड़ साहब के बाद इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को अब 2 बड़े पद पर नामों की तलाश है। उपराष्ट्रपति के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी फैसला लेना होगा। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द हो सकता है। इसको लेकर कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं। जैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम की अटकलें तेज है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव बिहार चुनाव तक टल सकता है। बिहार चुनाव के बाद नीतीश एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। दोनों सदनों में बहुमत होने की वजह से नीतीश उपराष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। जेडीयू केंद्र सरकार में एक अहम सहयोगी है। ऐसे में जेडीयू को उपराष्ट्रपति पद दिया जा सकता है। नीतीश का स्वास्थ्य उनके खिलाफ जा सकता है इस मामले में। हालांकि जेडीयू की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया। अगला नाम है मनोज सिन्हा साहब का। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी नाम है। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से आते हैं। बीजेपी के लिए यह राज्य बहुत अहम है। जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने तब वो बंगाल के गवर्नर थे। मनोज सिन्हा साहब भी अभी गवर्नर हैं, उपराज्यपाल, और उनके नाम पर विचार हो रहा है। अगला नाम है हरिवंश जी का। मौजूदा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी इस रेस में। नीतीश के करीबी हरिवंश की मौजूदा सरकार से अच्छी ट्यूनिंग है। दोबारा बीजेपी नीतीश की दोस्ती में उनका बड़ा हाथ है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद हरिवंश की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसलों से अक्सर चौंकाते रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर कई फैसलों से उन्होंने चौंकाया है और इस वजह से कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। अटकलें और कयास अपनी जगह है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। ये सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व के लोग तय करते हैं, उस पर तय करेंगे। क्या बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए तो वो लोग जाने क्या बनाना है। लगता है नीतीश जी बनेंगे। लगता है नीतीश जी बनेंगे। नीतीश जी क्या बनेंगे? जो नाम आ रहे हैं सामने और तत्काल आने प्रारंभ हुए हैं, वो सारे नाम वो हैं जो बिहार को प्रभावित करते हैं। उसमें नीतीश कुमार जी का नाम आना बहुत चौंकाता है और बहुत संकेत भी करता है। अब सवाल यह है कि इस्तीफे को लेकर सभी कयास लगा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है क्यों इस्तीफा हुआ। एक तस्वीर आई कल राज्यसभा से जब बीजेपी के अध्यक्ष और धनखड़ साहब सामने बैठे थे और क्या बातचीत हुई जिसको लेकर विरोधी कह रहे हैं इस बयान के बाद इस्तीफा हुआ। सुनिए। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड। यू शुड नो कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record, whatever I will say that will go on record. You should know. अरे गुस्सा मत करो भैया। विरोधी कह रहे हैं कि धनखड़ साहब कुर्सी पर थे और नड्डा जी खुद से कह रहे थे कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये कहने का हक तो धनखड़ साहब को है। अब देखिए जरा इस्तीफे पर सस्पेंस। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर अभी भी सस्पेंस था। धनखड़ साहब का 10 जुलाई का एक बयान सुर्खियों में। धनखड़ साहब ने कहा था कि अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि 11 दिनों में आखिर ऐसा क्या हो गया। राष्ट्रपति ने फिलहाल धनखड़ साहब का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। धनखड़ साहब का राज्यसभा में कोई विदाई भाषण नहीं होगा। ऐसे में धनखड़ जी के इस्तीफे पर अटकलें लगती रहेंगी। विपक्ष की थ्योरी क्या है? धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष अपनी थ्योरी दे रहा है। विपक्ष के नेता जयराम रमेश ने इस पर थ्योरी को आगे बढ़ाया। कहा 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी और इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। थोड़ी देर में समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होने का ऐलान हो गया। शाम 4:30 बजे धनखड़ की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा पहुंचे। सभी सदस्य नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे।
विपक्ष का दावा है नड्डा रिजिजू इस बैठक में नहीं पहुंचे। विपक्ष के मुताबिक धनखड़ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद धनखड़ ने बैठक को आज दोपहर 1 बजे तक के लिए टाल दिया था। इस्तीफे पर दूसरी थ्योरी, धनखड़ के इस्तीफे के पीछे विपक्ष ने एक और तर्क दिया है। राज्यसभा में कल विपक्ष के हंगामे के बीच जेपी नड्डा बोल रहे थे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, आप लोगों की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, जो मैं बोल रहा हूं वही राज्यसभा के रिकॉर्ड में जाएगा। विपक्ष का दावा, ऐसा कहकर नड्डा ने चेयर को सीधा चुनौती दी। अटकलों पर सफाई बीजेपी की आई। बीजेपी ने इन दावों को गलत बताया है और दावा किया कि नड्डा और रिजिजू दूसरे संसदीय कार्य मंत्री इस वजह से धनखड़ की बैठक में दोनों नहीं पहुंचे। दावा यह है कि इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति दफ्तर को दे दी गई थी। साथ ही नड्डा ने उपराष्ट्रपति को किसी तरह चैलेंज नहीं किया। उनका बयान विपक्षी सांसदों के लिए था, ना कि चेयर के लिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धनखड़ साहब पर अपोजिशन के नेता। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा। जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है उसमें सबका कहना है कि कोई स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता और कोई कारण होगा जो मतलब अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा लगता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। देखिए, विरोधी बहुत से सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं धनखड़ जी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन कुछ वक्त पहले की तस्वीर ये देख रहे हैं आप, जब धनखड़ जी एक कार्यक्रम में थे और उन्हें अचानक चक्कर आ गए थे, यानी उनकी सेहत बिगड़ गई थी। फिर वहां जो मौजूद थे उन्होंने उनको संभाला। तो उनके स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में, धनखड़ साहब का कार्यकाल अभी 2 साल से ज्यादा बचा हुआ था। पिछले कुछ महीनों में उनका स्वास्थ्य कमजोर जरूर हुआ। उनके करीबियों के मुताबिक देर तक बैठने में वो सहज नहीं थे। इसी साल मार्च में उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। धनखड़ साहब दिल की समस्या के चलते भर्ती हुए थे। उन्हें सीसीयू यानी कोरोनरी केयर यूनिट में रखा गया था। धनखड़ जी को हाई बीपी, थकान और कार्डियक स्ट्रेस जैसी समस्या है। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में उनका जन्म हुआ। एक साधारण राजस्थानी जाट परिवार में जन्म हुआ। धनखड़ जी के 14 साल के बेटे की मौत हो गई थी। ब्रेन हेमरेज से मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। देवीलाल ने धनखड़ जी को सियासत में एंट्री दिलाई। झुंझुनू से सांसद के साथ बंगाल के गवर्नर भी बने और इसके बाद देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा धनखड़ साहब के रिश्तेदार, जानने वाले, करीबी क्या कह रहे हैं। रात को जैसे ही समाचारों में पता चला कि उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया, तो एकदम से बड़े हम तो नर्वस स्तंभ रह गए। लेकिन ये भी सही बात है कि उनका मार्च में हार्ट का एक छल्ला डला था। पिछले महीने उत्तराखंड गए, वहाँ भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो स्वास्थ्य के कारण जो इस्तीफा दिया है, लेकिन गांव में बड़ा निराशा का माहौल है। कहते हैं कि वो थोड़ा धक्का सा लगा तो थोड़ा हुआ निराशा।
पर फिर वो स्वास्थ्य के बारे में भी सुना तो स्वास्थ्य जरूरी, तो इतनी थोड़ी मन में यूं भी हुआ कि भी चलो स्वास्थ्य के बारे में किया तो स्वास्थ्य जरूरी है। पूरे गांव को अचंभा हुआ कि अचानक से ये क्या हो गया, और गांव के लिए दुखद समाचार है, गांव के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए, शेखावटी क्षेत्र के लिए दुखद समाचार है कि वो उनका कार्यकाल पूरा होना चाहिए था। अब उनके स्वास्थ्य के लिए सुबह से मंदिर में प्रार्थना चल रही है कि वो उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द। आइए अब आपको बताऊं, धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये उनके परिवार की तस्वीर देख रहे हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। जैसा मैंने आपको बताया 14 साल का जब उनका बेटा था तब उसकी मौत हो गई थी ब्रेन हैमरेज की वजह से। अब उपराष्ट्रपति जब इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें क्या सुविधाएं मिलती हैं? उपराष्ट्रपति से रिटायर होने के बाद भी सुविधाएं मिलेंगी। एक सरकारी आवास पूर्व उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। टाइप 8 बंगले में धनखड़ साहब रहेंगे। इस आवास का बिजली और पानी बिल फ्री होता है। साथ ही ऑफिस के खर्चे के लिए 60,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार तयशुदा पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं। इन्हें सचिवीय स्टाफ भी दिया जाता है और इस स्टाफ में 2 लोग होते हैं जो उनके दफ्तर में मदद करते हैं उनके साथ। इसके अलावा एक पर्सनल डॉक्टर भी दिया जाता है, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और 2 गार्ड मिलते हैं। इन्हें विशेष यात्रा के लिए खर्चा नहीं देना होगा, वो भारत में कहीं भी यात्रा करने के हकदार होंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो शायद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। एक बहुत ही अच्छे चेयरमैन के नाते हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जंबे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसे लग गए। इतना बड़ा पद उपराष्ट्रपति जैसा अपने स्वास्थ्य को लेकर के उपराष्ट्रपति जी छोड़ रहे हैं। उनका देश के प्रति त्याग, समर्पण, निष्ठा, उनका कर्मठ कार्य यह अनूठा है। पूरे देश भर में उन्होंने अपना एक अलग उदाहरण प्रस्थापित किया है। उन्होंने जो कारण दिया है वो सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब हमने देखा कि उनके स्वास्थ्य की समस्या हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के चलते ही उन्होंने ये कदम उठाया है। और मैं इतना ही कहूंगी कि उन्हें शुभकामनाएं हैं, वो स्वस्थ हों। और आइए आज की एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बिहार में जंगल राज को लेकर नीतीश कुमार सवालों में, लेकिन बिहार में योगी वाला इलाज शुरू हो गया है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार को योगी वाले इलाज की जरूरत है। पहले देखिए जरा यूपी में योगी वाला जो इलाज हो रहा है। नोएडा की तस्वीर देखिए, नोएडा, आगरा। ये नोएडा में लुटेरे का एनकाउंटर हुआ, ये मथुरा में हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, और ये आगरा में शातिर बदमाश एनकाउंटर में गिरा दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए कुशीनगर में 12 बदमाशों ने सरेंडर किया है, हाथ जोड़कर पुलिस के सामने लाइन बनाकर एक कतार में पहुंचे। ये योगी वाला इलाज है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये यूपी में होता है। अब बाकी सीएम, बाकी राज्य इसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है अपराधियों का इलाज तो यही है। ये गैंग बनाकर इसी तरह के अपराध में शामिल थे। अब देखिए बिहार कैसे फॉलो कर रहा है उत्तर प्रदेश को। ये तस्वीरें आपको याद है जब शूटर्स पहुंचे थे आईसीयू में, और आईसीयू में घुसकर उन्होंने हत्या की थी। अब देखिए इनका एनकाउंटर हो गया है। ये देख रहे हैं रवि रंजन जो नीली टोपी लगाए, इसका एनकाउंटर हो गया। ये सफेद टोपी, सफेद शर्ट में जो आपको दिख रहा है बलवंत, इसका भी एनकाउंटर हो गया। बिहार में 2 एनकाउंटर हुए हैं, यानी इन 5 में से 2 को बिहार पुलिस ने ठोक दिया है, बलवंत और ये दूसरा रवि रंजन। देखिए जरा स्ट्रेचर पर, ये देखिए उसके बाद जब ये निकल कर गए, ये वो 5वां है अभिषेक जो आगे गाड़ी चला रहा है। ये अंदर आईसीयू में नहीं गया था, ये बाइक पर था, इसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब देखिए जरा जो 2 लोगों को ठोका है पुलिस ने, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये स्ट्रेचर पर देख रहे हैं आप, बलवंत और रवि रंजन दोनों आईसीयू में गए थे, दिन दहाड़े घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी थी। अब इनका इलाज योगी वाली स्टाइल में शुरू हो गया है बिहार में। स्ट्रेचर पे अस्पताल पहुंचे हैं दोनों शूटर।
यूपी में जैसे अपराधियों और माफिया का योगी ताबड़तोड़ इलाज करते हैं और अपराध पर सख्ती से लगाम लगाते हैं, कुछ इसी अंदाज में अब बिहार में शुरू हो गया है एक्शन। बाबा के अंदाज में बिहार में भी बदमाशों को पुलिस ठोक रही है और बता रही है कि कानून को अपने हाथ में लिया तो अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। मतलब जैसा ऑपरेशन लंगड़ा यूपी में चल रहा है, वैसा ही नीतीश की पुलिस ने बिहार में शुरू कर दिया है। अब देखिए जरा, ये चंदन मिश्रा के हत्यारे जो 5 तस्वीरों में कैद हुए थे, उन्हें कैसे यूपी पुलिस ने बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया, जैसे यूपी पुलिस करती है। ये देख रहे हैं अब योगी स्टाइल में अपराधियों का इलाज। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध और मर्डर पर सवाल उठ रहे हैं और अब लगता है कि बिहार में भी योगी जैसा एक्शन शुरू हो गया है। 5 दिन के अंदर चंदन मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। जो बादशाह है वो जेल में। पहले कोलकाता से शूटर तौसीफ और उसके 3 साथियों को उठाया गया और अब आरा में एनकाउंटर कर 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को तीनों अपराधी बलवंत, रवि, अभिषेक की जानकारी मिली। एसटीएफ ने जाल बिछाया, घेराबंदी की, सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर की बजाय फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था। 20 मिनट तक एनकाउंटर चला। बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बलवंत और रवि रंजन के पैर में गोली लगी। दोनों चंदन मर्डर में नामजद आरोपी थे और बचते फिर रहे थे। बलवंत ने चंदन को 7 गोलियां और रवि रंजन ने 5 गोलियां चंदन मिश्रा को मारी थी। दोनों शूटर, एक साथी अभिषेक भी इनके साथ गिरफ्तार हुआ है। चंदन के मर्डर के बाद अभिषेक ने भी भागने की कोशिश की थी, मदद की थी अभिषेक ने। योगी की पुलिस की तरह बिहार पुलिस ने सबका टारगेट फिक्स किया और फिर हत्या में शामिल शूटर और बदमाशों को शिकंजे में ले लिया गया है। इसके बाद सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और पुलिस। पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ, उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया है और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें, उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी। उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेंगे उनको अंजाम भुगतना होगा। विपक्ष तो चूंकि जातिवादी है, परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है, तो जो जैसा रहता है उसको दृश्य वैसा ही दिखता है। अब देखिए, योगी वाला इलाज तो बिहार में शुरू हो गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट की बैठक कर रहे थे। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक बैठे, दोनों डिप्टी सीएम। योगी कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ देश में चर्चा योगी से जुड़ी एक खबर को लेकर थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, बाहुबली ब्रजभूषण योगी आदित्यनाथ से मिले। दोनों की मुलाकात बताते हैं दशकों बाद हुई, 31 साल बाद यह मुलाकात हुई है योगी और ब्रजभूषण में। कहते हैं एक्सपर्ट्स की अब तक बहुत अच्छी मुलाकात और बातचीत नहीं रही है। लेकिन अगली तस्वीर देखिए, इस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण नजर आए गोंडा में। ये गोंडा की तस्वीर है। कार्यक्रम में ब्रजभूषण पहुंचे थे और वहां उनसे योगी से जुड़े सवाल पूछे गए। इस मुलाकात पर भी सवाल हुए कि आखिर ब्रजभूषण योगी आदित्यनाथ से क्यों मिले। योगी से मिले ब्रजभूषण और इसके साथ ही अनुमान और कयास का बाजार गर्म हो गया। सियासत के 2 कद्दावर खिलाड़ी जो 31 महीने से कभी नहीं मिले, आखिर उनके बीच अचानक क्यों मुलाकात हुई और क्या बात हुई? क्या योगी यूपी में कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं जिसके लिए उन्होंने ब्रजभूषण को बुलाया, या फिर ब्रजभूषण खुद और परिवार के लिए कोई बड़ी भूमिका की तलाश में हैं, इसके लिए वो योगी से रिश्ते सुधार रहे हैं? जब मिलेंगे तो कुछ बाना कुछ तो बातचीत होगी ही। लेकिन कोई पॉलिटिकल कारण तो था नहीं, व्यक्तिगत कारण थे। अब देखिए जरा ये मुलाकात कैसे हुई, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजभूषण योगी से मिलने के बाद। सीएम योगी से भेंट कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, यह कहना है ब्रजभूषण का। उन्होंने कहा, मैंने मुलाकात से अपना गम और शिकवा दूर किया है। वैसे भी सीएम योगी से 56 साल से मेरे संबंध हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है और ऐसा ही एक मुश्किल वक्त मेरी जिंदगी में 2023 में आया। कुश्ती खिलाड़ियों को लेकर मुझ पर बहुत गंभीर आरोप लगे
और उसी समय से योगी से बातचीत और संपर्क पूरी तरह टूट गया। इसके बाद 31 महीने से ना मैंने कभी मिलने की बात की, ना उधर से मिलने की बात हुई, ना ही सीएम योगी की ओर से ही ऐसी कोई पहल हुई। मैंने तय कर लिया था कि यह लड़ाई मेरी है और मैं ही से लड़ूंगा, क्योंकि जब संकट आता है तो वो डरपोक लोगों को हिला देता है, लेकिन वीर धैर्य नहीं खोते हैं, वो मुश्किलें झेलते हैं। मैंने भी यही किया है। इस बीच मेरे बच्चे और परिवार के लोग योगी जी से मिलते रहते हैं और योगी जी उनके जरिए मेरा हालचाल जरूर पूछते हैं। बच्चों और कुछ अधिकारियों के जरिए सीएम का मुझे संदेश मिला, तब जाकर मैं उनसे मिला और 31 महीने बाद लंबी बातचीत की, लेकिन इस पर किसी को सवाल उठाने का हक नहीं है। यानी 31 महीने से दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई थी। सुनिए जरा ब्रजभूषण को। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं है। तो ब्रजभूषण का संबंध गोरक्षनाथ के दौर से है। उस नाथ संप्रदाय और गोरक्षनाथ मंदिर से ताल्लुक रहा है। अब देखिए जरा इस मुलाकात को लेकर क्या कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं। पहली अटकल यह है कि बेटे के लिए क्या मंत्री पद चाहते हैं ब्रजभूषण। खबर है कि यूपी मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने वाला है, तो क्या ब्रजभूषण अपने बेटे के लिए मौका बनाने में लगे हैं। वो खुद 6 बार सांसद रहे हैं, लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाए। उनके बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सीट से दूसरी बार विधायक हैं। योगी से खराब रिश्ते पर कैबिनेट में जगह मिलना मुश्किल है, तो क्या इस मुलाकात से वो रिश्ते ठीक करना चाहते हैं। अगली वजह जो बताई जा रही है 2027 की तैयारी। कुछ समय से वो यूपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव को छोटा भाई कहकर नए तेवर दिखा रहे थे। उनकी नाराजगी या अखिलेश से करीबी का बीजेपी को नुकसान होता, क्योंकि पूर्वांचल और अवध में ब्रजभूषण का अच्छा खासा असर है। लोकसभा की 8 और विधानसभा की 20-25 सीटों पर सीधी पकड़ है। तो क्या इसी वजह से योगी और बीजेपी के लिए उनका साथ जरूरी है। और तीसरी वजह राजपूत ओबीसी पर नजर। ब्रजभूषण का सियासी अनुभव सीएम योगी से भी ज्यादा है। योगी 1998 में पहली बार सांसद बने, जबकि ब्रजभूषण 1991 में गोंडा से लेकर लखनऊ तक वो समीकरण साधने में माहिर है। फायर ब्रांड नेता ब्रजभूषण की राजपूत और ओबीसी पर मजबूत पकड़ है। यूपी में राजपूत वोट बैंक 7% है और ओबीसी करीब 50% है। ब्रजभूषण अखिलेश के यादव वोट बैंक पर भी सेंध लगा सकते हैं। वो सपा की टिकट से भी एक बार सांसद रह चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी की मजबूती और कमजोरी जानते हैं और अखिलेश के पीडीए वाले दांव को भी बेअसर कर सकते हैं। सुनिए जरा, ब्रजभूषण से हमारे सहयोगी ने बात की, क्या कह रहे हैं। ब्रजभूषण जी, कल मुलाकात आपने मुख्यमंत्री जी से की है। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं कि वही पुराना दोस्त वाली मुलाकात है। देखिए, दो पॉलिटिकल व्यक्ति जब मिलते हैं तो राजनीतिक मायने तो निकलते ही हैं। हम लाख इनकार करें, लेकिन चर्चाएं तो होंगी। लेकिन ये शुद्ध व्यक्तिगत मुलाकात थी। मेरे हाथ में कोई कागज नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि कोई काम हो बताइए। हमने कहा आज मेरा कोई काम नहीं है, काम होगा तो फिर बताएंगे। 30 महीने लग गए, 30 महीने से ज़्यादा लग गए, 31 महीने लग गए इस मुलाकात को होने में। क्या कारण रहा, क्यों ये मुलाकात फिर हो पाई, जरा कुछ बताएं। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो रुसवाइयाँ रही होंगी। अब जब मिलेंगे तो कुछ बाना कुछ तो बातचीत होगी ही। हाँ। लेकिन कोई पॉलिटिकल कारण तो था नहीं, व्यक्तिगत कारण थे। 31 महीने पहले जानकारी है कि आने वाले थे आपके इलाके में, फिर आने का कार्यक्रम कैंसिल हुआ। तब आपने जिक्र किया था कि बुलाएंगे जब तक तब तक नहीं जाऊंगा। हाँ, मैंने उस समय, मुझको अच्छा नहीं लगा था और मैंने ये नहीं कहा था कि बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। हमने कहा जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आएंगे। तो रहिए,
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। एक और बवाल पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदी मराठी की लड़ाई अब रोजगार पर आ गई है। दरअसल ये जो लड़ाई है, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिसे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने इस पर अब तक बड़ा एक्शन नहीं लिया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पिछले दिनों ये तस्वीर सामने आई। एक महिला से जबरदस्ती कहा जा रहा था कि मराठी बोलो, और उसने कहा वो नहीं बोलेगी मराठी। बोलो कॉल चालू है तुला धंदा करा काय नाही जात स्पीडला बिहारला समजलं काय कसं करते काय करते महिला से राज ठाकरे के गुंडे कह रहे हैं कि मराठी बोलो। महिला कह रही है हिंदी ही बोलूंगी, और वो भिड़ी हुई है उनसे कि मैं हिंदी ही बोलूंगी। भला कोई जबरदस्ती कैसे करवा सकता है किसी से? बोलो कॉल चालू है और उसके बाद देखिए जरा, उस महिला से माफी मंगवाई गई। उद्धव गुट के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उस महिला से माफी मंगवाई। मी मराठी मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलणार, मी मराठी शिकणार। जय महाराष्ट्र बोल, हात जोडून बोल, जय महाराष्ट्र जोरात बोल। नहीं तो बिहार भेज देंगे भाई तेरे को। उपचारी केली, मला माफ कर, मला माफ। तेरा धंदा बिंदा ना सब बेड़ा बंद। ये असर ये जो किया ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और पावर दिखाया कि क्या करने का करो। छोटा दिखाने के लिए, अपमानित महसूस करने के लिए देखिए उसका वीडियो भी बनाया जाता है। पहले उससे लड़ाई के वक्त वीडियो बनाते हैं, फिर उससे माफी मंगवाने के वक्त वीडियो बनाते हैं। इस महिला ने कहा कि अगर इसके पास बिहार में रोजगार होता तो ये महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं रह रही। किसी का नौकरी नहीं है तभी तो आने पड़ता है सबको इधर, नहीं तो किसी का क्यों जरूरी है आने के? आज साइन कीजिए, मैं अभी के बोल रही, मैं नहीं लोग गिरा दिए तो मेरा नाम नहीं है संजीरा देवी। हिंदी मराठी की लड़ाई अब रोजगार पर आ गई है। मुंबई में बिहार की महिला और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर धमकाते हुए जबरदस्ती माफी मंगवाई। महिला ने कहा अगर बिहार में रोजगार मिल जाए तो हम मुंबई छोड़ देंगे। महाराष्ट्र में तुम मराठी बोलो, हमारा बात यही है। महाराष्ट्र में रहते हो, दो पैसा कमाते हो, अपना रोजी रोटी कमाते हो ना, अपना प्रपंच करते पूरा। आप पूरा बिहार में नहीं रहते, बिहार में नौकरी धंधा मिलता नहीं। सवाल यही है कि नीतीश कुमार बिहार में बिहार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? हिंदी मराठी विवाद ने महाराष्ट्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार अपने यहां काम करने वालों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही? अब सवाल यह है कि जो महिला ने बात कही है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में उसके साथ बदसलूकी हो रही है कि मराठी बोलो और हिंदी बोलोगे तो चले जाओ वापस। वो महिला कह रही मुझे बिहार में रोजगार मिला होता तो यह हाल नहीं होता। अब यह सवाल बिहार सरकार से है कि बिहार से न जाने कितने लोग रोजगार की तलाश में ट्रेन पकड़कर इसी तरह मुंबई पहुंचते हैं, तो सरकार भी जिम्मेदार है। और सवाल इधर उद्धव ठाकरे और सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से भी है कि आप बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर भारतीयों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हिंदी मराठी विवाद के बीच रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हो रही, और बिहार से हर साल करीब 50 लाख लोग पलायन करते हैं, रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बिहार के 2,90,00,000 लोग दूसरे राज्य में रह रहे हैं। बिहार के 15.8% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। बिहार में हुए जातिगत आधारित गणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य से सबसे अधिक पलायन सवर्ण समुदाय का हुआ है। सवर्ण समुदाय के 9.9% लोग बाहर चले गए। ओबीसी समुदाय से 5.39% लोग रोजगार के लिए पलायन हुए।
2.5% लोग दलित आबादी के बाहर गए हैं बिहार से। राज्य के 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है। बिहार से 55% पुरुष नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से दोगुने से भी ज्यादा है। और यह आंकड़ा यह बताता है कि बिहार से सबसे अधिक लोग रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं। 19.34% लोग रोजगार के लिए दिल्ली पलायन करते हैं। बिहार के 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 रुपए से भी कम है। और नीतीश सरकार का दावा है कि राज्य में अब तक 10 लाख लोगों को नौकरी मिली सरकारी। करीब लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। बिहार की स्थिति पर आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है रोजगार के नए अवसर पैदा होने पर ही पलायन रुकेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमारा सरकार जो सही से हम लोग रोजी रोजगारी नहीं देता है करके हम लोग मुंबई के अंदर आते हैं। अगर सही सरकार अगर होता, अगर सही जगह पे हम लोग के वहीं पे अगर सब चीज़ मिल जाता तो हम लोग के भी यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। अरे मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं, मेरा आदमी पढ़ा है, मेरा देवर तक पढ़ा है, किसी का नौकरी नहीं है। मेरे 5 ननद है, किसी का नौकरी नहीं है, तभी तो आने पड़ता है सबको इधर। नहीं तो किसी का क्यों जरूरी है आने के। आज साइन कीजिए, मैं अभी के बोल रही, मैं नहीं लोग गिरा दिए तो मेरा नाम नहीं है संजीरा देवी, मैं बोल रही हूँ। बिहार सरकार आप बहुत दुखी लग रही है, आपकी आंखों में आंसू दिख रहा है, बहुत दुखी लग रही है। दुखी मुझे कुछ बात के नहीं है, मेरे को नौकरी चाहिए बिहार में, अभी मेरी लड़की को चाहिए। मैं दिखाऊं अभी कितना मेडल है मेरी लड़की की। गलती है उसका ही। अभी मैं बम्बई वाला की मैं गलती नहीं बोल रही, बिहार सरकार की ही गलती है। ये आप बिहार के उन पति और पत्नी को सुन रहे थे जिनके साथ वहां बदसलूकी हुई, लेकिन ये सवाल बड़ा कर रही थी और चुभता हुआ कर रही थी, जो नीतीश कुमार के लिए भी सवाल है। बिहार की हालत देखिए जरा। महाराष्ट्र 1 नंबर पर है, 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर 31-31.5 लाख करोड़ की कमाई है। कर्नाटक की 28 लाख करोड़ की कमाई है। ये टॉप 5 मैं आपको दिखा रहा हूं। गुजरात की लगभग 28 लाख करोड़ की कमाई है। और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, लगभग 25 लाख करोड़ की कमाई है। लेकिन बिहार देखिए, बीच के राज्य हमने हटा दिए हैं। टॉप 5 महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और बिहार है 14वें नंबर पर। 9 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ की कमाई आप मान लीजिए। यह है बिहार की स्थिति, जो सीधे सीधे बिहार सरकार से सवाल पूछ रही। सुनिए जरा अब बिहार के सियासतदान क्या कह रहे हैं। मुंबई में जिस तरह से बिहारी महिला को माफी मंगवाई गई है मराठी नहीं सीखने के लिए, एक एक बिहारी इस अपमान को याद रखेगा। और बहन को मैं कहना चाहता हूँ, आप बिहार आ जाइए, यहाँ पे कोई नौकरी की दिक्कत नहीं है। ये एक भाई का वचन है, भारतीय जनता पार्टी का वचन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये जो भाषा के आधार पे भेदभाव करना चाहते हैं, ये अपनी जमीन खो चुके हैं। महाराष्ट्र में गुंडागर्दी हो रहा है, बिहारियों का अपमान हो रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, सरकार चुप है। बीजेपी जेडीयू के लोग चुप क्यों है? सरकार में बैठे लोग। बिहारियों का अपमान अगर कोई कर रहा है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मराठी बोल नहीं तो बिहार भेज दूंगा, यह बिहार का भी उतना ही बड़ा अपमान है जितना बड़ा अपमान महाराष्ट्र की संस्कृति का है। और आशा करता हूं महाराष्ट्र सरकार इस पर कड़ा संज्ञान लेगी। रही बात पलायन की, तो अब नीतीश कुमार जी के बिहार में लोग न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के लिए पलायन नहीं करते हैं। ऐसा पलायन बीते दिनों की बात हो गई। और अब एक और खबर बड़ी, 189 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ, इसमें जो आरोपी थे वो बरी हो गए। ये तस्वीरें 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की मैं आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरें देखिए, ट्रेन की हालत देखिए, परखच्चे उड़ गए थे धमाकों के बाद। 189 जाने गई थी और इसके लिए एक शख्स भी दोषी नहीं करार दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस धमाके के बाद की ट्रेन का हालत देखिए, पूरा एक हिस्सा उड़ गया है ट्रेन का। अब अगली तस्वीर दिखाऊं, जो आरोपी थे वो सभी बरी हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 12 आरोपी जेल से रिहा हुए उस वक्त की तस्वीर है। अब सवाल उठ रहा है इस बीच कि आखिर फिर जो ट्रेन में धमाका हुआ वो धमाका किसने किया? 189 जाने गई
आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? मुंबई में 2006 में ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। आतंकी वारदात में 189 लोगों की मौत हुई। बम ब्लास्ट में 824 लोग घायल हुए थे और घटना के 19 साल बाद मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। सभी 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ दिए गए सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वो किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। 2015 में निचली अदालत ने मामले पर फैसला दिया था। 13 आरोपियों में से 12 को दोषी ठहराया था, 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। एक आरोपी को बरी कर दिया था। 2016 में आरोपियों ने फैसले को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और उज्जवल निकम। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। इस रेल ब्लास्ट का अपील जहां आरोपी को फांसी की सजा और आजीवन कारावास हुआ था, उसको हियरिंग को 2025 तक उसका फैसला नहीं आना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आज हाईकोर्ट में भी मैं चाहूंगा कि अपील अगेंस्ट एक्विटल जो अभियुक्त सरकार करता है। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील की है, एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए। मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी ही चाहिए। 19 साल पहले जब एक ब्लास्ट होता है जहां मुंबई तबाह होती है, वहां सच्चाई के इस लड़ाई में मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान में तबाही आई है। लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। ये देखिए तस्वीरें, गिलगिट बाल्टिस्तान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए गाड़ी पूरी तरह पानी और मलबे में दबी। गिलगिट बाल्टिस्तान में बादल फटने के बाद बर्बादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ। इस्लामाबाद की तस्वीर देखिए जरा। इस्लामाबाद में बारिश के बाद के हालात आप देख रहे हैं। ये गाड़ी आपको पानी के बीच फंसी नजर आ रही है। राइट, अब मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में हालात क्या हैं। लगातार बारिश के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। बादल फटने से यहां हालात बिगड़ गए। 5 पर्यटकों की मौत हो गई है, कई लोग अब भी लापता हैं। 200 से ज्यादा फंसे टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। 30 से ज्यादा गाड़ियां पानी में बह गई, 50 से ज्यादा घर तबाह हो गए और कई स्कूल और ब्रिज बह गए। राहत और बचाव का काम चल रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। इस्लामाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है। स्कूल, मस्जिद, सरकारी इमारतें पानी में डूब गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। बाजार का सामान बाढ़ के पानी में बह रहा है। पाकिस्तान में बारिश के चलते 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में 100 बच्चे शामिल हैं। पंजाब प्रांत में 123 लोगों की जान गई है। पंजाब प्रांत के कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित है। खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 21 और बलूचिस्तान में 16 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान मौसम विभाग की चेतावनी है कि 25 जुलाई तक बारिश जारी रहेगी। तब तक लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है और खबर यह है कि भारत का एक साथी MiG-21 भारतीय सेना का साथी जो रिटायर होने जा रहा है, ये MiG-21 फाइटर आप देख रहे हैं। ये फाइटर अब रिटायर होने जा रहा है। दरअसल अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आपको याद होगा अभिनंदन भी MiG-21 से इन्होंने अमेरिका के F-16 विमान को खदेड़ दिया था और उसके बाद ये बात अलग है कि विमान उनका वहां क्रैश हुआ और वो विमान से निकल कर आए। लेकिन आखिर MiG-21 कितना पुराना है, कब से भारतीय सेना का साथ दे रहा है और इसे रिटायर किए जाने के पीछे वजह क्या है?
62 साल सेवा के बाद MiG-21 अब रिटायर होने जा रहा है। 19 सितंबर के बाद MiG-21 वायुसेना की सेवा में नहीं रहेगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम होगा और MiG-21 जेट 1963 में पहली बार वायुसेना में शामिल हुआ। यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक जेट था और यानी इसमें आवाज की गति से भी तेज उड़ने की क्षमता थी। इसने पाकिस्तान के साथ 3 जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भी पाक को धूल चटाई। मिग फाइटर जेट से ही पाक में जैश के आतंकी कैंप उड़ाए गए। अभिनंदन ने भी इसी लड़ाकू विमान से दुश्मन को घुसने से रोका था। तब MiG-21 के क्रैश होने की वजह से वो बंधक बनाए गए, लेकिन भारत के सख्त रुख से पाक को अभिनंदन को लौटाना पड़ा। बार बार क्रैश होने से इस फाइटर जेट को उड़ता ताबूत कहते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं। इन हादसों में 200 से ज्यादा पायलटों की मौत हुई है और इसी वजह से इन फाइटर जेट को उड़ता ताबूत भी कहा जाता है। अभी भारत के पास 36 MiG-21 विमान हैं जो राजस्थान में तैनात हैं। वायुसेना में अब इसकी जगह तेजस MK1A लड़ाकू विमान लेंगे। अब इस बीच इधर MiG-21 रिटायर हो रहा है, दूसरी तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं भारतीय सेना में शामिल होने के लिए। ये आप देख रहे हैं, भारत पहुंचे ये अपाचे हेलीकॉप्टर। ये अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से आए हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये अपाचे की एक और तस्वीर है। ये अपाचे कहां तैनात होंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अपाचे दुश्मनों से भी लोहा लेने का मादा रखते हैं। अपाचे लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर हैं, इनकी खासियत क्या है? अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर भारत पहुंचे। 5,000 करोड़ की डील के तहत बोइंग ने ये हेलीकॉप्टर सौंपे। बोइंग अमेरिका की जानी मानी विमान बनाने वाली बड़ी कंपनी है। इसके साथ भारत ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा किया। इसी सौदे के तहत 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंची है। जल्द ही इनकी तैनाती पाक सीमा से लगे जोधपुर एयरबेस पर होगी। राजस्थान में स्क्वाड्रन होने से ही इनका रंग रेत जैसा रखा गया है। इससे रेगिस्तानी इलाकों में हेलीकॉप्टर को छुपने में मदद मिलती है। भारतीय थल सेना को पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर मिले। हालांकि वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक हैं। इनमें टैंक, तोप या सैन्य वाहन किसी को भी मिसाइल से उड़ा सकता है। हेलफायर मिसाइल से इसकी मारक क्षमता करीब 6.5 किलोमीटर है। हवाई खतरों से निपटने के लिए एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 128 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। रफ्तार करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में 1200 गोलियां भर सकते हैं। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रडार पकड़ नहीं पाता इसे। इनसे सेना की हमला करने की और ऑपरेशनल क्षमता काफी बढ़ेगी। इस साल के अंत तक 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर आने की संभावना है। अब आपको दिखाता हूं भारत कैसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। खास राइफल जो बनने लगी है, तस्वीर देखिए जरा। एक ये देखिए, ये राइफल ड्रोन राइफल है जो भारत में तैयार की गई है। ये ड्रोन है, इसमें आगे राइफल लगी हुई और उड़ रही है। देखिए अमेठी में राइफल बनने लगी है। ये राइफल की फैक्ट्री अमेठी में लगी है और राइफल बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये असॉल्ट राइफल है। इस राइफल की खासियत आपको बताऊं कि यूपी के अमेठी में ये राइफल कैसे बन रही है। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में इंडो रशियन राइफल फैक्ट्री की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन साल 2019 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। दिसंबर 2025 तक यहां AK-203 असॉल्ट राइफल का पूरी तरह से स्वदेशी उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस राइफल को भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान का एक मजबूत प्रतीक बनने जा रहा है। पिछले 1.5 साल में यहां भारतीय सेना के लिए 48,000 AK-203 राइफलें तैयार की गई और जबकि अगले 6 महीने में 70,000 और राइफलें सेना को दी जाएंगी।
2030 तक 6 लाख AK-203 राइफल भारतीय सेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। AK-203 असॉल्ट राइफल AK सीरीज की सबसे घातक राइफल है। AK-47A और AK-56 की तुलना में AK-203 बेहद आधुनिक है। ये राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। इसका वजन 3.8 किलो होता है, जबकि रेंज करीब 800 मीटर होती है। आमने सामने की मुठभेड़ या स्पेशल ऑपरेशन में काफी कारगर है। इसकी मैगजीन में एक बार में 30 कारतूस लगाए जा सकते हैं। यह इसकी खासियत। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर एक और खबर कि धर्मांतरण रैकेट से जुड़ी हुई धर्मांतरण गैंग पर हंटर चला है। तस्वीर आप देख रहे हैं छांगुर की, ये रहमान को आज कोर्ट में पेश किया गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं रहमान को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और इसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। और अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और सबूत जुटा रही है कि इसने ये गैंग कब बनाया, कैसे बनाया और कितने लोग इसके पीड़ित हैं। अब बारी है आज के सूत्र की। एक छोटे से विवाद से मजबूत रिश्ते को खत्म ना होने दें। इसके लिए चाहे आपको माफी मांगनी पड़े या माफ करना पड़े। माफी कोई कमजोरी नहीं, खुशी और रिश्तों की बड़ी ताकत है। जिंदगी का यह अहम सूत्र दिया है दलाई लामा ने। दलाई लामा का असली नाम तेनजिन ग्यात्सो है और उनका जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ। किसान परिवार में जन्मे तेनजिन बचपन से ही सबसे अलग थे। उन्हें 4 साल की उम्र में ही दलाई लामा की पदवी मिल गई। जब वो 15 साल के थे तब चीन जबरन तिब्बत पर कब्जा करने लगा। दलाई लामा ने चीन के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। चीन ने आक्रामक रुख अपनाया, हथियारों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन दलाई लामा शांति और अहिंसा से मुकाबला करते रहे। 1959 में चीन ने पूरी तरह तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा निर्वासित होकर भारत आ गए। इसके बाद वो कभी तिब्बत या चीनी इलाकों में नहीं गए, लेकिन दुनिया के 67 से ज्यादा देशों की यात्रा की और तिब्बत के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा की आवाज उठाई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा को चीन अलगाववादी कहता है, लेकिन उनकी गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं में होती है। उनके शांति, दया और अहिंसा के सूत्र को पूरी दुनिया मानती है। उनके दिए कई अहम सूत्रों में से एक है, जब तक हम अपने मन को शांत नहीं कर लेते, बाहरी दुनिया से शांति हासिल नहीं कर सकते। शांत मन अंदरूनी शक्ति और आत्मविश्वास भी लाता है, इसलिए अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है शांति। आइए, बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अब अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH